प्लानिंग का। चलो, तो इसके बाद जो हमारे पास सबसे मेजर टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट को फंड करना है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फंड्स किस किस सोर्स से आपके पास आएंगे और कैसे आपकी स्ट्रक्चर बनेगी? जैसे सारा का सारा पैसा क्या इक्विटी से लेंगे? कंपनी सारा का सारा पैसा शेयर इशू करके ले रही है, या कंपनी कुछ डेट भी ले रही है, या कंपनी कुछ बैंक से लोन भी ले रही है, या इन तीनों का क्या है? मिक्सचर है। और कितनी प्रपोर्शन में मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो ये भी कौन डिसाइड करते थे? फाइनेंशियल प्लानर डिसाइड करते थे कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होगी, मतलब कितना उसमें इक्विटी होगा, कितना उसमें डिबेंचर होगा। ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? ये सारा कुछ डिसाइड करते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानर्स। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? वो कंपोजिशन ऑफ किसका? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स की। मतलब जब भी आप किसी प्रोजेक्ट, किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, देखो शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म तो वर्किंग कैपिटल हो गया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर किसकी रिगार्डिंग बनानी है? लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बनानी है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। और उसमें से भी कितना इक्विटी होगा हमारी कैपिटल में, कितना प्रेफरेंस शेयर्स होगा, ये सारा कुछ किसके अंदर डिपेंड करता है? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? एक मिक्सचर है किसका? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, यानी इक्विटी कितना, डेब्ट कितना, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो हमारे पास बेसिकली कितने टाइप के फंड है लॉन्ग टर्म फंड्स? दो टाइप के, एक है ऑनर्स कैपिटल, एक है बोरोड कैपिटल। ऑनर कैपिटल मतलब क्या? खुद का पैसा, और बोरोड मतलब जो लोगों से उधार पे ले रखा है। तो जो दोनों टाइप के फाइनेंस है वो एक अच्छी प्रोपोर्शन में हो ताकि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बने। ऑप्टिमल मतलब वो ऐसी कैपिटल स्ट्रक्चर जिसकी कॉस्ट क्या हो कंपनी को कम पड़े और उससे फायदा क्या हो कंपनी को ज्यादा। ठीक है ना? यानी कि सारी इक्विटी ना हो, सारा डेट ना हो, दोनों का मिक्सचर हो, जिससे कंपनी सरवाइव भी कर ले, इजीली कंपनी के ऊपर ज्यादा रिस्क भी ना हो, ज्यादा कंपनी की कोई फिक्स लायबिलिटीज भी ना हो, और कंपनी का प्रॉफिट भी इतना हो जाए कंपनी बाद में कमा भी ले। तो ये सारा कुछ किसके अंदर देखा जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। और इस कैपिटल स्ट्रक्चर को जब आपको बनाना है, किसको? फाइनेंशियल प्लानर को चूज करना है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो उसको बहुत सारी चीजों का क्या करना है? ध्यान में रखना। चलो, तो देखते हैं सबसे पहले कि ऑनर्स फंड क्या होता है। इक्विटी मतलब वो पैसा जो लोगों ने खुद बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको तो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है ना? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और खुद का पैसा, रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी का खुद का पैसा। तो ओनर क्या कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है? और रिटेन अर्निंग्स मतलब वो पैसा जो कंपनी का खुद का पैसा प्रॉफिट के रूप में से कंपनी ने बचाकर रख लिया। और बोरोड फंड क्या है? डेप्ट, कंपनी कितना लोन लेती है, तो डिबेंचर्स के रूप में लोगों से कितना लेती है, बैंक से कितना लोन लेती है, पब्लिक से कितना डिपॉजिट करवाती है। और ऑनर फंड और बोरोड फंड में फर्क क्या है? ऑनर फंड के ऊपर आपको कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन बोरोड फंड के ऊपर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेगुलर इंटरेस्ट केवल क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और बोरोड फंड को आपको वापिस भी करना पड़ेगा। देखो इक्विटी मालिकों को तो कभी पैसा वापस नहीं होगा, जब तक कंपनी पूरी वाइंड अप नहीं हो जाए, बंद ना हो जाए, तब तक इनका पैसा इन्हीं के पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा। बट बोरोड फंड तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर डेट पे रिडीम करना ही करना पड़ता है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारी, वो क्या हो? इन दोनों का एक बड़ा सा मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशो। डेट अपॉन इक्विटी रेशो से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, या हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारी टोटल कैपिटल के अंदर कितना प्रपोर्शन किसका है? डेप्ट का है। यानी कि टोटल कैपिटल मान लो कितनी थी? 20 लाख, उसमें से 5 लाख के डेप्ट थे, तो कितना प्रपोर्शन है? 25%। ठीक है ना? तो इसको भी हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। और एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, इसकी एग्जाम्पल के साथ समझना है हमें कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल तभी होगी जब उसमें डेब्ट और इक्विटी इस हिसाब से होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज क्या हो सके? इक्विटी शेयर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स क्या हो सके? बढ़ सके। बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना। ठीक है ना? या इक्विटी शेयर्स का क्या करना?
वैल्यू बढ़ाना। अच्छा, शेयर होल्डर कौन होंगे? जिनके पास शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी? अच्छी होगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल इस हिसाब से हो जिसमें डेब्ट और इक्विटी इतना प्रपोर्शन हो दोनों का, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, उनकी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सके। ठीक है ना? तो ऑल डिसीजन रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी बेसिस ऑन होल्ड वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्या करनी है? बढ़ानी है। ठीक है ना? तो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर के लिए कंपनी किसको यूज करती है? फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो, अब लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है डेप्ट, कि टोटल कैपिटल के अंदर डेप्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज या लेवरेज का मतलब क्या होता है? कि कंपनी का टोटल कैपिटल के अंदर कितना डेट है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी थी? 50 लाख। ये कंपनी थी, उसकी टोटल कैपिटल 50 लाख थी, उसमें कितना डेट, कितना टोटल पैसा लगाना था प्रोजेक्ट के ऊपर? 50 लाख। जिसमें से कंपनी ने 10 लाख का क्या ले लिया था? लोन ले लिया था, शायद बैंक से ले लिया हो या डिबेंचर इशू कर दिया हो। ठीक है ना? तो कंपनी लेवरेज है कि नहीं है? यस, क्योंकि कंपनी ने लोगों से लोन ले रखा है। और कितने का लोन ले रखा है? 10 लाख का। तो कितना लेवरेज है कंपनी के ऊपर? कंपनी के ऊपर लेवरेज है 20%, 50 लाख का। तो दैट इज कॉल्ड लिवरेज। और इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखो नाम अलग है बट समझना इसको, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी कैसे कंपनी क्या कर सके? अपने शेयर होल्डर के प्रॉफिट को बढ़ाए। किसका यूज करके? ज्यादा से ज्यादा डेप्ट का यूज करके। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि कैसे कंपनी ज्यादा से ज्यादा किसका वेल्थ बढ़ाए? किसका वेल्थ? शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाए। किसका यूज करके? ज्यादा से ज्यादा लेवरेज का यूज करके, ज्यादा से ज्यादा डेप्ट का यूज करके। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जितना ज्यादा कंपनी डेट का यूज करेगी, देखो उतना ज्यादा कंपनी का कंट्रोल क्या होगा? कम होगा। और कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। यस, डेट का यूज करके भी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। तो वो हमने चेक करना है, आगे हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लिवरेज। तो क्या फाइनेंशियल लिवरेज होता है? प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। यानी कि टोटल कैपिटल के अंदर कितना डेप्ट था, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये कंपनी क्यों यूज करती है ज्यादा से ज्यादा? क्यों लिवरेज बढ़ाती है? ताकि अर्निंग पर शेयर कंपनी की क्या हो सके? बढ़ सके। कैसे? सस्ता लोन लेकर, सस्ते से सस्ता, यानी कि 6% 7% पे लोन उठाए कंपनी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो? बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी? ठीक है ना? कैसे सस्ते लोन से कंपनी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, उसको भी हमने आगे डिटेल्ड में समझना है। तो समझ में आया फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? दोनों का मतलब सेम है। फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? कि टोटल कैपिटल में कंपनी कितना डेट को यूज करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या करे? शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ा सके। तो एज द फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज, मतलब जितना डेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ द फंड डिक्लाइन, बिकॉज इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट बी द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज। देखो क्या होगा, जितना भी फाइनेंशियल लिवरेज मतलब डेप्ट कंपनी के ऊपर बढ़ेगा, कंपनी का खर्चा तो क्या होगा? कम होगा। क्यों? कंपनी को लोन पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। इक्विटी शेयर जैसे पूरा का पूरा प्रॉफिट तो देना नहीं है। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा इसके अंदर, कि कंपनी जैसे ही डेट ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी, बढ़ाएगी, जो कॉस्ट ऑफ फंड होगी, कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या हो गया? कि जितनी टोटल कैपिटल को लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, वो कम देना पड़ेगा। बिकॉज डिबेंचर जो है, देखो डिबेंचर जो होंगे ना, या लोन जो होगा, वो आपको 7% या 8% पे मिल जाएगा। बट अगर आप इक्विटी इशू करोगे ना, और तो वो इक्विटी आपको शायद कम, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो प्रॉफिट शायद सारा ही आपको क्या करना पड़े? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। तो शायद इक्विटी क्या पड़ेगी? आपको ज्यादा पड़ेगी। तो इसलिए कंपनी चीप डेट का यूज करेगी। बट अगर कंपनी चीप डेट का यूज करेगी, ठीक है, कंपनी का खर्चा कम हो गया, कॉस्ट कम होगी, लेकिन कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ गया ना कभी भी। क्योंकि रिस्क क्या है? आपको लगातार डेप्ट को हर साल पेमेंट करनी पड़ेगी, आप कभी उसको मना नहीं कर सकते, और दे आर सिक्योर्ड। कल को आप अगर कंपनी बंद होती है तो आपकी एसेट बेचकर आपको डेट को पैसा देना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑफ्टन इंप्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट, सस्ता से सस्ता डेप्ट कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल में इंक्रीज करती है। यानी कि 50 लाख में कंपनी 40 लाख तक का सस्ता डेट अगर कंपनी को मिल रहा है, कंपनी वो ले लेगी ताकि अर्निंग पर शेयर बढ़ सके। अब ये अर्निंग पर, और इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगी। कैसे, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस से, इंटरेस्ट वगैरह लगाकर। और फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल, मतलब डेप्ट ज्यादा लेना कंपनी के लिए फायदेमंद भी है, कंपनी के लिए नुकसान भी है। देखो डेप्ट, अब बार बार हम बात कर रहे हैं, डेप्ट फायदेमंद है, डेप्ट नुकसानदायक है, ठीक है ना। ज्यादा डेप्ट लेने से अर्निंग पर शेयर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है वो डिटेल में देखते हैं। चलो, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि डेट बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ा। चलो, तो देखो टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी थी, 40 लाख। कंपनी को टोटल कितना पैसे की रिक्वायरमेंट थी, 40 लाख की। और इंटरेस्ट रेट क्या था, 10%। और टैक्स रेट क्या था, 30%। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना था, 5 लाख। और फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए शेयर। तो अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी थी, 40 लाख रुपए। कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है, 40 लाख रुपए। और ठीक है ना, मतलब कंपनी को एक प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लगाने हैं, 40 लाख। और इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर होगा, डेट के ऊपर। तो डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। टैक्स रेट मतलब टैक्स कब देना पड़ता है आपको, प्रॉफिट होने के बाद कंपनी को टैक्स भी तो देना पड़ेगा, वो कितना है, 30%। और ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की कंपनी को कितनी अर्निंग हुई, किससे, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। तो कितनी अर्निंग हुई थी इस केस के अंदर, 5 लाख। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए शेयर थी। तो देखो केस वन में क्या है कि इस कंपनी के पास 40 लाख थे, तो कंपनी ने बोला नो डेट होल इक्विटी, की सारा का सारा पैसा हम कैसे लेंगे, सारा का सारा पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर से लेंगे, कुछ भी डेट नहीं लेंगे, कोई भी डेट यूज नहीं करेंगे। तो केस वन ध्यान से देखते हैं। तो केस वन में देखो क्या है, अर्निंग कितनी थी, कंपनी ने 5 लाख कमाया। वो तो तीनों केसेस में एक ही होगा ना, कंपनी ने कितना पैसा कमाया, 5 लाख रुपया कमाया। अब क्या, देखो अर्निंग बिफोर क्या था, ये इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि कंपनी ने इंटरेस्ट और टैक्सेस देने से पहले कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, 5 लाख का। अब लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखो, क्या कंपनी ने इस केस के अंदर, केस वन के अंदर कोई भी लोन लिया था, नहीं लिया था। तो कोई इंटरेस्ट होगा, नहीं, इंटरेस्ट जीरो। तो अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी के पास कितना बचेगा, 5 लाख। अब टैक्स माइनस किया जाएगा तो टैक्स कितना था, 30% था। तो कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया, 3,50,000। और कंपनी के पास अब हमने देखना है अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा। देखो अर्निंग पर शेयर क्या होगा, जितने कंपनी के शेयर्स होंगे उन सब में ये प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 3,50,000 प्रॉफिट था और शेयर होल्डर कितने थे, 4 लाख। अब ये 4 लाख शेयर कैसे है, ध्यान से देखो, टोटल कैपिटल कितनी थी कंपनी की, 40 लाख। और एक शेयर कितने का था, 10 का था। तो कंपनी ने बेसिकली कितने शेयर इशू किए होंगे पहले केस के अंदर, 4 लाख। तो कंपनी को अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, 0.875, मतलब एक शेयर के ऊपर शेयर होल्डर को 0.875 मिल रहा है। चलो, तो कंपनी ने इस ऑप्शन को ना लेकर कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन था, केस 2 था। तो कंपनी इस ऑप्शन में क्या था, या कंपनी 20 लाख का डेट ले ले और 20 लाख की क्या ले ले, इक्विटी। तो टोटल कैपिटल कितनी थी, 40 लाख की। कंपनी ने उसमें से कितना डेट ले लिया, लोन कितने का लिया, 20 लाख का लिया। तो 20 लाख की क्या ली होगी, इक्विटी, क्योंकि 40 लाख थे। और 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि कितने शेयर इशू किए थे, 2 लाख शेयर्स इशू किए थे। तो अब ध्यान से देखते हैं अब क्या होगा। तो प्रॉफिट तो वही सेम 5 लाख, बट इस बार इंटरेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि 20 लाख का लोन लिया। तो 20 लाख के ऊपर 10% कितना होगा, 2 लाख। 20 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%, 2 लाख। तो कितना बचा, 3 लाख। अब टैक्स कितना है, 30%। तो टैक्स तो प्रॉफिट इसके ऊपर लगेगा ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी थी आपकी, 3 लाख। और इस 3 लाख का 30% किया, 90,000 आया। तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 2,10,000। और 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख किया तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, बढ़ गया। कितना आया, 1.05। तो देखो ये केस क्या हो रहा है, इस केस में आपने डेप्ट लिया बट फिर भी उस डेप्ट ने आपका अर्निंग पर शेयर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब अगला केस देखो, अगले केस में डेप्ट आपने और बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 25 लाख। और ये कितना था,
इंटरेस्ट 10%। तो देखो ध्यान से, प्रॉफिट तो कितना होगा, तो मतलब इस केस में कितने का आपने इक्विटी इशू की होगी, 15 लाख की, यानी कितने आपके इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, 1,50,000। तो 2,50,000 इंटरेस्ट पे कर दिया, बचा कितना, 2,50,000, और इसका 30% करेंगे तो कितना आया, 75,000। तो 1,75,000 प्रॉफिट था, डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर इससे भी क्या हो गया, और बढ़ गया। तो मतलब क्या हमने कौन सा केस प्रेफर करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लेना चाहोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लिवरेज लोगे, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके, मतलब डेप्ट अपने सस्ता उठाकर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेप्ट सस्ता है या महंगा है, अब ध्यान से इसको भी आगे समझेंगे, पहले इस केस को हम ध्यान से देखते हैं। तो देखो क्या हुआ कि जितना ज्यादा आप डेप्ट ले रहे हो, उतना ज्यादा आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका बेसिकली कारण पता क्या है, इसका मेन कारण है कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट। मतलब कंपनी क्या कर रही है इस केस में, कंपनी कर रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सस्ता डेप्ट उठाया जा रहा है। क्या उठाया जा रहा है, सस्ता लोन उठाया जा रहा है। तो आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट तो 10% है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, तो सस्ता किसके कंपैरिजन में सस्ता करें, तो कंपैरिजन में सस्ता करना है तो ध्यान से देखो। देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कंपनी ने कितना पैसा कमाया, 5 लाख। तो कंपनी का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि 40 लाख रुपया लगाकर कंपनी को इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितनी मिल रही है। तो ध्यान से, 5 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू 100, यानी कि कितना परसेंट हो गया, अप्रोक्सीमेटली 12.5%। तो मतलब कंपनी 12.5% यानी कि 12.5% कंपनी क्या करेगी, अर्न करेगी। कितना, 12.5% कंपनी क्या करेगी, अर्न करेगी। किससे, उस पर्टिकुलर 40 लाख की इन्वेस्टमेंट से, बट उसने इंटरेस्ट लोन कितने पे उठा रही है, वो 10% से। तो चीपर है कि नहीं है, यस है, क्योंकि सोच के देखो कि आपने जो पैसा उठाया उससे आप कमा 12.5% रहे हो, 12.5% रहे हो आप, ठीक है ना, बट आपको पे कितना करना है, मोटा मोटा सिर्फ 10% करना है। तो जितना ज्यादा आप लोगे उतना ज्यादा आपके पास डेट क्या होगा, फायदेमंद होगा। 12.5% आपके पास क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप 40 लाख रुपया लेते हो तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आप 12.5% अर्न करोगे, बट आपको लोन कितना मिल रहा है, 10% पे मिल रहा है, तो भाई 2.5% को तो अभी फायदा हो रहा है। तो हमें क्या पता चला कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लेवरेज लेंगे, कितना लेवरेज लेंगे, सस्ता लेवरेज लेंगे, और किससे सस्ता, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से सस्ता। तो अगर हमारा, ध्यान से देखना, अगर हमारा आरओआई क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, इंटरेस्ट रेट से, तो क्या प्रेफर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होगा, बढ़ेगा, हमें क्या होगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि जितना ज्यादा डेप्ट होगा, वो डेप्ट आप सस्ते रेट पे उठा रहे हो, 10% पे उठा रहे हो, बट आपको कमाई कितनी हो रही है, 12.50%। तो चाहे आप सारा डेप्ट ले लो, और ज्यादा फायदा होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर आरओआई क्या हुआ, कम हुआ, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, तब क्या होगा, तब देखो कमा आप 8% रहे हो, बट आपको देना कितना पड़ रहा है, 10% देना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या आप डेट प्रेफर करोगे, क्या आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रेफर करोगे, नहीं प्रेफर करोगे। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले इसी एग्जांपल का उन्होंने ओवरव्यू दे रखा है कि इन द गिवन एग्जांपल देयर इज नो डेप्ट इन केस 1, मतलब बिजनेस क्या था, प्रॉपरली अनलेवर्ड बिजनेस था। और केस 2 में और केस 3 में क्या था, डेट था 20 लाख का और 25 लाख का, और अर्निंग पर शेयर पहले 0.87 था जो अनलेवर्ड था, और उसके बाद डेट क्या हो गया, बढ़ गया। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कॉस्ट ऑफ द डेट इज रिटर्न विच द कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड एम्प्लॉय। जो कॉस्ट ऑफ डेट था ना, वो क्या था, कम था, यानी कि जो डेट है वो हमने क्या लिया है, सस्ता लिया है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, 12.5%, और जो किससे ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। तो ये सिचुएशन क्या है, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेवरेज ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आप उस लेवरेज से भी ज्यादा कमा रहे। और इस केस के अंदर कंपनी ज्यादा डेट का यूज करेगी ताकि उसका अर्निंग पर शेयर क्या हो सके, बढ़ सके। देखो अर्निंग पर शेयर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा,
30 लाख 20 लाख का आप डेट यूज कर रहे हो तो आपके शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। शेयर होल्डर कम हो गए तो उनमें प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा बचने लग गया। देखेंगे हम तो देखो पहले में क्या था, 4 लाख था, प्रॉफिट इतना ही बचा। बट अब क्या हुआ कि कंपनी 12.5% कमा रही है, तो वो सारा किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा। और शेयर होल्डर भी क्या हो गए, कम हो गए। पहले 4 लाख थे, अब कितने रह गए, 2 लाख। और जो बचा हुआ 2 लाख शेयर होल्डर थे उसकी वजह में हमने क्या ले लिया था, डेट ले लिया था। और वो डेट कितने पे लिया था, सिर्फ और सिर्फ 10% के ऊपर। तो हमें तो फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जितने कम शेयर होल्डर, जितना ज्यादा डेट, उतना ज्यादा फायदा। बिकॉज डेट क्या है, सस्ते 10% पे आ रहा है, और शेयर होल्डर कितने परसेंट पे उठा रहा था, 12% पे। चलो, तो फाइनेंशियल लिवरेज वुड बी अनफेवरेबल अगर रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा, अनफेवरेबल होगा अगर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे ईबीआईटी इज रिड्यूस टू 3 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो थे वो कितने कम कर दिए हमने, 3 लाख तक ले आए। और अर्निंग पर शेयर जो था वो देखो केस 1 टू केस 3 हो गया। और फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कंपनी को ज्यादा है, तो ज्यादा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेकमेंड नहीं की जाएगी। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। तो मान लो कंपनी ने क्या बोला कि यहां पर 5 लाख की बजाय कितना होगा, 3 लाख। बाकी सारा कुछ सेम। पहले केस में कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया, तो कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कितना, अर्निंग बिफोर टैक्स भी कितना आया, 3 लाख। और 30% टैक्स कितना हुआ, 90,000। तो कंपनी के पास कितने प्रॉफिट बचा, 2,10,000। और कितने शेयर होल्डर थे कंपनी के पास, 3 लाख, क्योंकि नहीं, शेयर होल्डर्स कितने थे कंपनी के पास, सॉरी 4 लाख। तो कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 2,10,000 रुपए, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, 4 लाख से, क्योंकि शेयर होल्डर तो 4 लाख ही थे। 40 का 40 लाख रुपया कंपनी ने बिना डेट से इक्विटी से उठा लिया था। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.55%। कितना आएगा, 0.55%। तो अगले केस में देखो क्या था, 3 लाख रुपया था, और कितने का डेट लिया था कंपनी ने, 20 लाख। देखो 40 लाख की टोटल कैपिटल तो उतनी थी, बट प्रॉफिट से थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो डेट कितने का लिया था, 2 लाख का। तो कंपनी के पास कितने रुपए बचे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। और 1 लाख में से भी 30% टैक्स दे दिया, तो कितना बचा, 30,000। तो कितना बचा, 70,000। और शेयर होल्डर कितने थे, शेयर होल्डर थे 2 लाख थे, क्योंकि 20 लाख डेट था, तो 20 लाख तो क्या था, शेयर्स थे। तो 70,000 डिवाइडेड बाय कितने से करेंगे हम, 2 लाख से करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास 0.4% के करीब करीब आएगा हमारे, कम हो गया ना। और अगली बार देखना, 2.5 लाख अगर माइनस करेंगे, 50,000 ही रह गया, 15% 15,000, कितना बचा, 35,000। 35,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.28%। तो हमारे पास सबसे ज्यादा कम किसके अंदर है, तो जैसे जैसे आप डेट लेते जा रहे हो, अर्निंग पर शेयर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, बिकॉज आपका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था ना, कितना था, 3 लाख था। यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी, वो थी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8% के करीब करीब। बट जो आपने इंटरेस्ट उठा रखा था वो कितने पे उठा रखा था, 10%। तो पहले केस में अगर आपको 0.55 हुआ, तो अगले केस में आपने क्या किया था, आधा शेयर और आधे क्या लिया था, डेट लिया था। तो उस चक्र के अंदर हुआ क्या कि भाई, जो आधे वालों को तो ठीक है, इनको तो 8% के हिसाब से मिल रहा है, बट आप इंटरेस्ट 10% के हिसाब से ले रहे हो, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा 2% का। तो क्या हो गया, और कम और कम। तो बेसिकली हमें एक बात समझ में आई कि अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, किससे, इंटरेस्ट से, तब तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके क्या है, फायदा है। अदरवाइज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके क्या है, नुकसान है। तो इसलिए ये था हमारे पास ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आप कैसे चुनोगे। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि आरओआई अगर इंटरेस्ट से ज्यादा है तो आप ले लोगे ज्यादा से ज्यादा लोन, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा इक्विटी प्रेफर करोगे। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छी कैपिटल स्ट्रक्चर चुननी होती है। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन क्या है, तो अगर अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की, तो ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे आप, डेट लोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब क्या होता है कि आप आपके प्रॉफिट के मुकाबले कितना गुना आप इंटरेस्ट कवर कर सकते हो।
तो जितनी ज्यादा आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी, मान लो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 5 लाख था और इंटरेस्ट था 50,000, तो कितने टाइम्स आपके पास इंटरेस्ट कवरेज कितना कर सकते हो, तो प्रॉफिट 5 लाख है और इंटरेस्ट 5 लाख, तो 10 टाइम्स। बट अगर मान लो आपके पास प्रॉफिट कितना होता, 5 लाख और इंटरेस्ट कितना होता सारा का सारा 25,000, तो ये कितना होता 20। तो जितना ज्यादा ये होगी उतना आप डेट ज्यादा प्रेफर करोगे, उतना ज्यादा आप डेट प्रेफर करोगे। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो जितनी ज्यादा बढ़िया होगी, और कैश प्रॉफिट ओवर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, देखो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होती है कि आपके पास फिक्स्ड ऑब्लिगेशन की बजाय कैश प्रॉफिट कितना आएगा, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, वो हमें इतना करने की जरूरत नहीं कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आपकी कौन सी होती है, इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेस हो गए, और कैश के अंदर कितना प्रॉफिट आया तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में प्लस करके ये सारा कुछ होता है। बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देखो कि जितना कैश प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा फिक्स्ड ऑब्लिगेशन से, उतना आप डेप्ट क्या लोगे, ज्यादा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो अभी हमने देखा, अगर हाई है तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या लोगे, ज्यादा, एज कम, अगर लो है तो कम। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कब लोगे, जब सस्ता मिल रहा होगा। टैक्स रेट अगर हाई है तो ज्यादा क्या करोगे, बोरो करोगे। क्यों, क्योंकि जो टैक्स, जो इंटरेस्ट है ना आपका, उससे टैक्स बचेगा। कैसे, मान लो आपके पास 5 लाख का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख का, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने के ऊपर, 4 लाख के ऊपर। लेट्स से टैक्स विल बी 50%, तो कितना टैक्स देना पड़ गया आपको, 2 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट बचा। बट अगर मान लो आपका इंटरेस्ट होता 1,50,000, तो 3,50,000, आपको टैक्स कितना देना पड़ता, सिर्फ 1,75,000। जितना ज्यादा आपका टैक्स होगा उतना ज्यादा आप लोन क्या लोगे, ज्यादा, बिकॉज लोन ज्यादा लेने से आपका क्या बचा, आपका टैक्स बचा। पहले आप 2 लाख दे रहे थे सरकार को, अब आपको सिर्फ 1,75,000 देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी, मोर डेट इंक्रीज अर्निंग पर शेयर बट डिक्रीज शेयर प्राइस रिटर्न। मतलब देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या मतलब क्या होता है कि आपको जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना बढ़ रहा है। अगर ज्यादा डेट है तो आप अर्निंग पर शेयर क्या कर दो, ज्यादा डेट, मोर डेट ले रहे हो, तब प्रेफर करोगे मोर डेट जब आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और डिक्रीज कर दोगे अगर शेयर प्राइस क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। क्यों कम होना शुरू हो गया, बिकॉज डेट आपका क्या है, ज्यादा है। तो ये चीजें भी क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब आप डेप्ट और इक्विटी को इश्यू करते हैं हम, तो उस समय जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जिसकी भी आपको कम खर्चा पड़ेगा जिसके ऊपर, आप उसको ही क्या करोगे, चुनोगे। कंट्रोल, तो अगर आप कंट्रोल देना चाहते हो, डाइल्यूट करना चाहते हो तो शेयर इशू कर दो, अगर नहीं बांटना चाहते तो क्या करो, डेप्ट, बिकॉज डेप्ट वाले के पास इतनी पावर्स नहीं होती। 10th हमारे पास क्या है, रिस्क कंसीडरेशन। तो अगर आपको बिजनेस में रिस्क कम रखना है, क्या रखना है, कम रखना है, तो आप क्या करो, ज्यादा नहीं, अगर आपको देखो रिस्क कम रखना है तो डेट भी क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, नॉट हायर, क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। देखो बिजनेस रिस्क कब बढ़ेगा, जब आपके पास ज्यादा डेट होगा, बिकॉज ज्यादा डेट तो आपके सिर के ऊपर, बिजनेस के सिर के ऊपर ज्यादा डिफॉल्ट होने का खतरा, बिकॉज लोन की रेगुलर पेमेंट हो रही है। तो रिस्क कंसीडरेशन अगर क्या है, हाई है, तो डेट क्या रखो, कम रखो। अगर लो है तो क्या रखो, हाँ, तो अगर बिजनेस रिस्क क्या है, लो है, तो आप क्या रखो, हायर रखो। बट अगर आपको हायर बिजनेस रिस्क लगता है, आपको लगता है कि बिजनेस का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा डेट लेने की जरूरत नहीं है हमें। चलो तो एक एग्जांपल देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा। एग्जांपल क्या है कि एबीसी लिमिटेड हैज डेट टू इक्विटी रेशियो 3:1, यानी कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 3 गुना डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी, जबकि एक XYZ लिमिटेड है, उनके पास सिर्फ 1:1 डेट है। तो कौन सी एडवांटेज एबीसी लिमिटेड विल हैव टेक ओवर XY लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड ने इतना ज्यादा डेट क्यों बढ़ा रखा है, किस चीज का फायदा उठा रही है वो उठा रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। शायद उनको जो डेट मिल रहा है वो उनके ROI से क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, और इस वजह से उन्होंने ज्यादा डेट अब क्या कर लिया, ले लिया अपने कंपनी के अंदर, और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चलो तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह गया है, वो रह गया है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।